अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो बिलावल साहब का खिताब है, जहां पर बड़ा खुलकर उन्होंने, अब तक तो ये बात थी कि पीडीएम से अलहदा हो गए, लेकिन अब जलसों में बड़ा वाज़े तौर पर वो नून लीग पर भी तनकीद कर रहे हैं, वो मौलाना फजल रहमान साहब पर भी तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा निहारी हलवा खाने के लिए बनाए गए इत्तेहाद में हम शामिल नहीं होंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ रही हैं, और ये एक्सपेक्टेड भी था, ये अंडरस्टूड भी है, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं और नून लीग अभी वहाँ पर अपना इक़्तिदार उससे मुकम्मल किया है। तो यकीनन अगर ये नून लीग पर तनकीद नहीं करेंगे तो किस तरह से काम चलेगा। पीटीआई पर तो तनकीद कर रहे हैं कि वो विफाक में या दीगर सूबों में मौजूद है, लेकिन कश्मीर में उन्होंने अभी तक हुकूमत नहीं बनाई। तो ये अंडरस्टूड है, लेकिन बड़ा खुलकर वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं बिलावल साहब। इससे पहले जीबी में भी हमने देखा था और यहाँ पर भी कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि उनकी कैंपेन जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। आज आसिफ अली जरदारी साहब की जब ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हुई, उनसे भी पूछे गए सवालात पर सहाफ़ियों को उन्होंने जो जवाब दिए, उन्होंने कहा जी कमांडर बिलावल हैं। तो बिलावल इस वक्त लीड कर रहे हैं। जरदारी साहब अपनी सेहत की वजह से भी ज़रा सामने नहीं आ रहे और उस तरह से नहीं सियासत में हिस्सा ले रहे और अपने केसेस को यकीनन वो भुगत रहे हैं। मियाँ साहब के हवाले से भी सवाल पर उनका यही जवाब था कि मेरा डोमिसाइल उतना अच्छा नहीं है जितना मियाँ साहब का, यही वजह है कि मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। तो ये इस वक्त मुल्क का एक पूरा माहौल है, एक सियासी मंजरनामा है। मैं चाहूँगा इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करें। इस वक्त जो इलेक्शन कश्मीर के होने जा रहे हैं उनमें किस तरह से आगे फर्दर कैंपेन रहेगी। अभी जब बहुत एक्सटेंसिवली नून लीग भी अपनी कैंपेन करेगी तो बहुत सारी चीज़ें उसमें भी सामने आएंगी कि वो किस पर तनकीद करते हैं। इसके साथ साथ एक और जो अहम मामला इस वक्त चल रहा है और गुज़श्ता कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि बिलावल साहब ने एक दो रोज़ में अमेरिका जाना है और हुकूमत को इस मामले पर ख़ासी तशवीश है और उनका ये मानना है कि शायद वो इसलिए जा रहे हैं कि वो अपने आप को वहाँ पर ये बताएंगे कि जी मैं वो तमाम तर काम करने के लिए तैयार हूँ अगर आप हमें इक़्तिदार में लाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं करी, हुकूमती मौक़िफ़ है। तो इस पर भी मैं चाहूँगा बात करें। और साथ साथ जो इस वक्त अमेरिका का इनखला है, जो हमने देखा कि गुज़श्ता रात एक आध रात कबल जिस तरह बगराम एयरबेस से अमरीकी फ़ौजी रात की तारीकी में रवाना हुए, फिर जो अफ़गान कमांडर का रिएक्शन आया और इस वक्त जो बाकी दीगर मामलात हैं, मैं चाहूँगा उन पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनीक नाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप यूके से हमारे साथ हैं। सलमान आबिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर से सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अनीक नाजी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। कैसे देखते हैं इस वक्त जो तनकीद है वो सख्त होती जा रही है, वो मौलाना फजल रहमान साहब पर भी हो रही है, नून लीग पर भी हो रही है, पूरी की पूरी पीडीएम पर भी हो रही है, और कहते हैं कि जी जो कहते थे आरिया पार होगा वो पाँव पकड़ने तक आ गए हैं। तो ये भी सर एक पैरेलल मामला चल रहा है कि इस वक्त कल मरियम साहिबा से भी ये सवाल हुआ कि कोई डील हो गई है, उन्होंने कहा जी हम पागल नहीं है कि हम कोई डील कर लेंगे, लेकिन आज बिलावल साहब भी यही बात कर रहे हैं। हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? बड़ी आसान सी फार्मूला है जी, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। मतलब जाहिर है कि हम सब आपके इल्म में हैं कि एक जो है वो गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी जो होती है वो हर पार्टी में है। कहीं इनकलाबी बन गए, कहीं बात मान ली, और उसके जो नताइज निकल रहे हैं, आपने खुद ही उसका जिक्र कर दिया कि लोगों में से मायूसी फैल रही है। देखिए शहबाज शरीफ का बयानिया, अब बच्चे को इल्म है कि वो क्या है मफामत का। दूसरी जानिब मरियम नवाज का जो बयानिया है वो भी सबके सामने है बच्चों को। अब आप बता दीजिए अवामी हिमायत किसके पास है? जब ये कहा जाता है कि वोट बैंक तो मरियम का है, वो क्राउड पुलर तो मरियम है, तो उसका क्या मतलब है? यानी उनके बयानियों को मकबूलियत हासिल है, शहबाज शरीफ के मफामत वाले बयानियों को मकबूलियत हासिल नहीं। देखिए दो मामलात हैं कि इकॉनमी आपके बाजारों में रौनक लगी हो और हालात बाकी जो हैं वो आम आदमी, एवरीडे पीपल, दे आर नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट रीजनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी एंड एक्सेट्रा। उनका काम, उनका बर्डन बेटर होता है। वो जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि इकॉनमी इस वक्त हमारी कहाँ खड़ी है। चैलेंजेस हमारे ये हैं कि आप यानी जानते हैं कि यानी अफगानिस्तान का फॉल आउट, उसकी क्या शक्ल होगी, पाकिस्तान पे किस तरह से आएगा, वो माइग्रेंट्स जो आएंगे उनको पाकिस्तान किस हद तक रोकने की बॉर्डर पे कैपेसिटी रखता है, कब उनको अंदर आना यानी इजाज़त होगी तो वो उनकी लोकेशन कहाँ होगी, या माजी की तरह वो पाकिस्तान भर में घूमने के लिए आज़ाद होंगे। उनके साथ जो लड़ाइयाँ और जो फसाद आएंगे। अब तो पार्लियामेंट के सामने अस्करी क़यादत जिसको हम कहते हैं, उन्होंने भी कह दिया ना कि अफगान और पाकिस्तान तालिबान असल में एक है। तो ये है वो चैलेंजेस जिसका पाकिस्तानी कौम को, मुझे और आपको, रियासत को सामना है। लेकिन हमारी तरफ से जो जिम्मेदार जो
यानी जिन्होंने इन चैलेंजेस का सामना करना है, जिन्होंने हमारी कश्ती का जो जिनके चप्पू जिनकी लोगों के हाथ में, कंट्रोल जिनके हाथ में, जॉय वो जो पावर टावर ऑफ पावर जिनके हाथ में, जॉयस्टिक जिनके हाथ में कहना चाहिए, जो ताकत रखते हैं ये सब काम करने की, उनकी अपनी मकबूलियत आप देख लीजिए क्या है। मतलब ये है कि एक तरफ मुसीबतों के साए हैं, दूसरी जानिब एक इंतहाई मुतनाज़ क़यादत है, और एक इतनी मुतनाज़ा क़यादत जो मतलब है कि वो यानी हमारा कंट्रोल किसके पास है, वो यानी उसके जो मज़ाहिर हैं वो दिन ब दिन हमारे सामने आते हैं। यानी अहम तरीन मीटिंग्स में वज़ीर आज़म खुद आके बैठना, तशरीफ़ रखना भी पसंद नहीं करते, उनकी यानी ज़ाती मामलात ही हैं। तो अब एक तरफ हालात बिगड़ गए, दूसरी जनाब जो सलामती के जिम्मेदार यानी तमाम पार्लियामेंट समेत जो इदारे हैं, उनके आप देख लीजिए कि उनके इंटरनल यानी वर्किंग रिलेशनशिप की क्या, वो तो यानी शक्ल देखने को तैयार नहीं दूसरे के। तो इसका मतलब ये है कि कोई अच्छी खबर मुस्तकबिल से किसी उम्मीद की बिना पर भी उसकी तवक्को नहीं रखी जा सकती। हम बुनियादी तौर पर एक ऐसे पॉइंट आ गया, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉलिटिक्स जो इस वक्त अब चूँकि कश्मीर के इलेक्शन है आगे और कश्मीर मरकज़ निगाह, बिलावल साहब वाज द फर्स्ट वन जो वहाँ पर ज़्यादा जलसे और एक्सटेंसिव कैंपेन कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो उनके बयानात हैं जिसमें वो पीडीएम को आड़े हाथों ले रहे हैं या वो नून लीग को कैटेगोरिकली कह रहे हैं पीडीएम में भी, और मौलाना फजल रहमान साहब को कैटेगोरिकली अलहदा से बात कह रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए बुनियादी बात यह है कि अपोजिशन जमातों ने ये समझ लिया है कि अब हुकूमत गिराने वाली जो बातें हैं ना वो माजी का हिस्सा बन गई हैं। अब हुकूमत कहीं नहीं जा रही और ना वो गिरने वाली है इनसे। अब सबकी तवज्जो का मरकज़ जो है वो 2023 के इंतखाबात हैं, तो एक पॉलिटिकल नई सफ़बंदी हो रही है अपोजिशन जमातों के अंदर भी, और ये कौमी सफ़बंदी के साथ साथ इलाकाई या सूबाई सफ़बंदी भी हो रही है, और इसी को बुनियाद बना कर जरदारी साहब लाहौर आए थे और इसी तरीके से एक नए ताने बाने जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी और PMLN का डेफिसिट, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब फोकस जो है वो 2023 के इंतखाबात हैं, और PTI पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह पता है कि अगर उन्होंने पंजाब में कुछ रोल प्ले करना है तो अपने आप को PMLN से भी डिस्टेंस रखना होगा, और PMLN भी ये समझती है कि उसे पीपल्स पार्टी से डिस्टेंस करना होगा। यानी अब पोलराइजेशन जो है वो 3 जमातों के दरमियान बढ़ गई है। पहले वो एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान थी, और अब यह कि तीनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ नज़र आ रही हैं। और दूसरी बात यह कि जो बयानिए शयानिए वाला मसला है, मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं कहता रहा हूँ कि ये एक सियासी जमातों की तरफ से एक हथियार होता है, इसकी कोई ज़मीनी हकीकत नहीं होती। आप देखिए, चाहे मरियम नवाज़ हो, नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, फजलुर रहमान हो, या आपको असफंदियार वली नज़र आते हो या जरदारी साहब नज़र आते हो, सब के सब जो है अब इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम आपके ज़्यादा वफादार हैं इमरान खान से, आप हमारे साथ ताउन कीजिए, मुस्तकबिल में नए इम्कानात पैदा कीजिए, और सब अपने फासले कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी एक झलक जो है, ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, वहाँ देखिए कि शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और बाकी लोग किस तरीके से जो है वो फ़ौज की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ जो इंतखाबात होंगे वो किसी बयानिए की बुनियाद पर नहीं होंगे, वो एक नए जोड़ तोड़ जिसे कह रहे हैं ना इस वक्त सियासी जमातें करने की कोशिश कर रही हैं, उसी बुनियाद के ऊपर अब नए जोड़ तोड़ हो रहे हैं। और अब तवज्जो का मरकज़ जो है वो आने वाले इंतखाबात हैं, और उसी को बुनियाद बनाकर PTI भी ये समझती है कि अगर हमने 1.5-2 साल में कुछ डिलीवर ना किया, गवर्नेंस को इम्प्रूव ना किया, महंगाई में लोगों को रिलीफ ना दिया, तो फिर हमें भी लोग वोट नहीं देंगे। तो इसलिए अब हुकूमत के पास वो मौका है 1.5-2 साल का जहां उसने परफॉर्म करना है, और अपोजिशन के पास ये मौका है कि वो PTI की हुकूमत को एक नाकाम हुकूमत को करार देकर अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने की कोशिश करे और खुद को एक मुतबादल क़यादत के तौर पर। बिल्कुल सही सर पॉइंट आ गया ना। सब जो इस वक्त नून लीग का मामला है, कहाँ खड़ी है नून लीग? मानना ये है, ख्याल ये है कि कहीं ना कहीं कोई डील कर ली, या डील नहीं की तो सीज़ फायर कर दिया, वो जो इनकलाबी होने चले थे, नज़रियाती होने चले थे, वो तमाम तर चीज़ें
बीच में ही रह गई और अब बिल्कुल खामोशी हो गई है। ये क्या सोचकर आप क्या समझते हैं कि पहले नवाज शरीफ साहब ने नजरियाती होने की बात की, फिर क्या सोचकर ये खामोशी इख्तियार कर ली? देखिए, इसका जवाब भी आप जानते हैं, यानी जो सवाल आपने मुझे किया है। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि ये जो है ना बात, ये 20 साल पुराना वाला मतलब है, दुनिया नहीं रही है, ये और तरह की अब एक दुनिया हो गई है। यहाँ पे अगर यानी जो सियासी क़यादतें जो इनकलाबी नारे लगा के अपने लोगों को, या जिस तरह से वो वोट की और वो जो हमायत उनको इस वक्त आज के दिन में हासिल है, ये जो आप जिस खामोशी पे तनकीद कर रहे हैं, ये खामोशी की तनकीद एक कौम के बहुत बड़े, खामोशी पर तनकीद कौम के बहुत बड़े हिस्से में हो रही है। आप ये देखें तो सही कि ये हो क्या रहा है। यानी मरियम नवाज या नवाज शरीफ जो इनकलाब की बात, या जिन लोगों का नाम लेकर वो बयानियां यानी सो कॉल्ड जिसको उठाया गया है, लोग उसको यानी वो पॉपुलर हो रहा है। मैं बतौर मुबस्सर इस बात को देखूंगा कि वो बहुत पॉपुलर है। ये पॉपुलर होना, ये क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की ताकत है? इसका पॉपुलर होना हमारी कमजोरी है। यानी आप अंदाजा लगाएं ना कि जंग आने वाली है, इकोनॉमी का हाल देख लें, दुनिया में अपनी हालत देख लें, और उसमें यानी हमारे आपस का जो यानी रूलिंग एलीट के खिलाफ लोग बात सुनना चाहते हैं, करते हैं, ये इत्तेहाद नहीं है, ये खतरनाक बात है। और सियासी क़यादत, अगर ये जो जिस तरह के सलमान आबिद ने ठीक कहा कि एक दूसरे के साथ उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, कि जिस तरह उन्होंने सलमान आबिद ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी ज्यादा हो जाए और हमें मारी बार के आंदे हो, हमसे मामला ठीक कर लो और ये कर लो वो कर लो, कहीं ऐसी लहर उठेगी जब ये सियासी क़यादतें पीछे रह जाएंगी, लोग आगे निकल जाएंगे, फिर कहां जाएंगे आप? तो संभालने वाला कौन होगा? मतलब ये है कि एक तरफ से जंग आ रही है, दूसरे बाजारों में आपके मंदा पड़ा हुआ कारोबार धंधा बंद है, बिजली गैस, वो एक बेचैनी लोगों के अंदर इंतशार मौजूद है। और वो पसंद क्या कर रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट की यहाँ मुखालिफ आप देख लें, वो यूट्यूब का प्रोग्राम निकाल के देखें। लेकिन नाजिब साहब, फिर वजह क्या है? अगर ये मकबूल था नारा, ये मकबूलियत थी, तो इसको रोल बैक क्यों करना पड़ा नून लीग को? रोल बैक क़यादत ने किया, लोगों ने नहीं किया। यही तो मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूं। नहीं, मैं नून लीग क्यों करेगी फिर, यही तो जानना चाह रहा हूं। नून लीग की क़यादत तो प्रैग्मेटिज्म की जानिब जाएगी ना। वो कोई इनकलाबी तो नहीं है कि बंदूकें उठा के सामने खड़े हो जाएं। वो तो कभी, उनके तो खमीर में कोई इनकलाबी बात नहीं है। वो तो जाहिर है कि एक दायरे के अंदर रहते हुए काबिल बर्दाश्त, यानी काबिल बर्दाश्त भी क्या, जो नाम लिए हैं नवाज शरीफ ने, उसके बाद नवाज शरीफ खुद भी अपनी पोजीशन से वापस नहीं आ सकते। मरियम नवाज अब खुद भी अगर ये आने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि वो पीर परस्त मुआशरा है हमारा। वो लोग जो उनके आशिक हैं, और जिस तरह इमरान खान के भी आशिक हैं, भुट्टो साहब के आशिक आज यानी आज तक जिंदा हैं, 40 साल उनकी मौत को हो गए, वफात को, उसके बावजूद उनके नाम पे वोट देते हैं। उन लोगों दीवानों के अलावा इनके साथ बाकी कोई यानी लोग नहीं रह जाएंगे। यही तो मैं इशारा कर रहा हूँ। यानी ये परेशानी की बात है कि जब पार्लियामेंट हमारे मुल्क की, एस्टैब्लिशमेंट हमारे मुल्क की, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर किसी हद तक हिस्सा पार्लियामेंट को भी अगर आप दे दें, तो इसके खिलाफ जो बात करने वाला यूट्यूबर है, कॉलम लिखने वाला है, प्रोग्राम करने वाला है, महफिलों, गलियों, मोहल्लों, थोड़ों से लेकर टीवी स्क्रीन तक, वो ही क्यों पॉपुलर हो रहा है? और हुकूमत के हिमायत में जो प्रोग्राम, अब सारे के सारे टीवी प्रैक्टिकली तो PTV 2 टाइप चीज बन चुके हैं ना, तो उनके प्रोग्राम्स की मकबूलियत क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो ये खतरनाक बात, यानी ये जो कौम के एक काबिल जिक्र हिस्से का अपने ही मुल्क की, यानी इदारों के, पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा, हुकूमत के खिलाफ तो हर मुल्क में तहरीक चलती है, यही तरीका है इंडिया में, हर जगह दुनिया में ये, लेकिन परमानेंट इदारों के खिलाफ जो वेव आ रही है, इमोशन की, आर्गुमेंट्स की, हेट की, पास को उठा के लोग लेके आ रहे हैं, बार बार इस बात को उठा के लेके आ जाते हैं, और ये बात करने वाले मकबूल भी हो रहे हैं। अब इन मामलात में इसको अगर एक इंडिकेटर, मैं तो तालिब इल्म हूं ना मीडिया कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन, इस मीडिया कम्युनिकेशन का तालिब इल्म होते हुए जो ट्रेंड्स मैं देख रहा हूं, इसमें मुझे खैर की खबर मिल ही नहीं रही। एक सही तरफ सर, से बिल्कुल आपने आपका पॉइंट नाजी साहब मुझ तक बिल्कुल पहुंच गया। एक ब्रेक की जाने मुझे पड़ना है नाजी साहब, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो पहले अभी बात कही कि हर कोई इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करना चाह रहा, बात बजा भी है, मैटर भी करना है इस्टेब्लिशमेंट ने, पर एक सवाल जो नून लीग है, जिस तरह से जो बयानात, जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नवाज शरीफ साहब कहते रहे हैं वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए, जो नाम लेते रहे हैं जिन आला शख्सियात के, आप समझते हैं कि अब उनके लिए आसानी होगी कोई खुशनुदी हासिल करने की, या वो अब शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं, बेशक वो आज सीज फायर भी कर लें या चुप भी हो जाएं?
देखिए ना, इससे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकता है कि PMLN ने ये कहा कि सारे मसाइल की जो जड़ है वो उन्होंने फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को, DG ISI को किया और कहा कि हम तो फ़ौज के साथ हैं। असल में ये दो लोग हैं जिन्होंने सारे जमहूरी अमल को कैप्चर कर लिया है और हाइब्रिड किस्म की ये निज़ाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो PMLN की क़यादत कौमी सलामती कमेटी में गई थी, ये उन्हीं जनरल बाजवा के साथ और DG ISI के साथ और ब्रीफिंग के लिए गए थे ना। तो अगर वो मसला पैदा कर रहे हैं तो आप उन्हीं से दवाई लेने चले गए हैं। एक कॉन्ट्रडिक्शन तो पैदा हो गया ना। और नवाज शरीफ साहब ने क्या कार्रवाई कर ली उनके अपनी क़यादत के खिलाफ? क्या कहा कि आप ना जाएं उस ब्रीफिंग के अंदर? सवाल ये है कि खुद नवाज शरीफ साहब ने और मरियम ने मोहम्मद जुबैर को भेजा था ना जनरल बाजवा के पास अपने मफामत के लिए। तो इसलिए ये सारा ये जो बयानिए का जो जंग है या जो बयानिए का नारा था, ये तो एक सियासी फ्रॉड था, इक़्तिदार के हसूल का एक जरिया था कि फ़ौज पे दबाव डाला जाए, फ़ौज के अंदर डिवीजन पैदा की जाए ताकि हम अपना मसला हल कर लें। अभी हम नवाज शरीफ के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो जरदारी साहब ने, अभी आपने कहा ना कि जरदारी साहब ने कहा कि हमारा तो शेर जो है वो बिलावल है। आपके ख्याल में क्या बिलावल के पास फैसले की ताकत है, या आज भी फैसले जरदारी साहब ही करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुछ मामला तय हो रहे हैं या जो कुछ उनके ताने बाने बनते हैं, आपका ख्याल है कि वो बिलावल के साथ तय होते हैं? वो जरदारी साहब के साथ तय होते हैं। जरदारी साहब डिसाइसिव पावर हैं और उन्होंने ही उन्हीं के इशारे के ऊपर जो है ये PMLN का मुखालिफ एक नैरेटिव इख्तियार किया हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये बुनियादी तौर पर किसी असूल, किसी अपना फिक्री बुनियाद पर, किसी नज़रियाती बुनियाद पर नहीं खड़ी हुई और कोई जमात नहीं खड़ी हुई। किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। सब जो है वो अपने ताकत की सियासत के अंदर अपना हिस्सा मांगने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए एक स्पेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं वो एक अलग बात है। आप देखिए ना, पिछले चंद महीनों पहले आपने बिलावल का और मरियम का सियासी रोमांस देखा था ना। अब एक दूसरे के खिलाफ किस किस्म की बयानबाजियां हो रही हैं। इससे पहले माजी में हमने इसका शहबाज शरीफ का और जरदारी साहब के खिलाफ जो बयानिया देखा था, उसका भी हमने देख लिया क्या रोमांस आता है। तो ये सियासत के लोग करते हैं, ये मौका परस्त होते हैं, इक़्तिदार परस्त होते हैं, अपने लिए स्पेस निकालते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में देर भी नहीं करते। इसलिए ये कहना कि इमरान खान इस वक्त एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, फौज का पसंदीदा है, तो वो खुद फौज का पसंदीदा होना भी चाहते हैं। पीपल्स मुस्लिम लीग नून को तो सबसे ज्यादा फौज का लाडला समझा जाता था ना, और पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं उसके लिए अब जरदारी साहब के आने के बाद उनके ताने बाने बन रहे हैं। तो इस वक्त की जो सियासत है वो बुनियादी तौर पे अफराद के दरमियान घिरी हुई है और इन्हीं अफराद के दरमियान घिर के जो है ना वो अपने अपने मफादात की जंग लड़ी जा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। मैं नाजी साहब एक चीज़ जो अब जानना चाहूँगा, वो कोई भी शख्स अमेरिका का दौरा करने जा रहा है, वो पीपल्स पार्टी की क़यादत जारी है। मुझे नहीं पता कि इसमें इतना सोचने की क्या बात है, लेकिन हुकूमत ने जो इस वक्त हुकूमती तर्जुमान है, उन्होंने एक आम आदमी को ये ज़रूर यकीन दिला दिया है कि शायद वहाँ से इक़्तिदार मिलता है। तो अगर ये जा रहे हैं वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये भी इक़्तिदार लेके आ जाएं। अब ये बिल्कुल बावर करा दिया पाकिस्तान की आवाम को। क्या मामला है? देखें ना, एक बेयकीनी की जो कैफियत है, पाकिस्तान को अब सॉवरन कहते हैं ना हम लोग, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि उस हुकूमत सॉवरन कंट्री पे हुकूमत करने वाली जो यानी जिनके नाम हुकूमत की तोहमत लगी हुई है, जिनको हुकूमत आप कह रहे हैं, वो खुद आके कह रहे हैं कि देखें पाकिस्तान में हुकूमत का इख्तियार अमेरिका के पास है, आपके पास नहीं है। ये बिलावल अमेरिका में पाकिस्तान की हुकूमत मांगने जा रहा है। ये कौन कह रहा है? भारत की अपोजिशन कह रही है, भारत की हुकूमत कह रही है। अफगानिस्तान के तालिबान तंज कर रहे हैं क्या? ये अशरफ गनी तंज कर रहा है? नहीं 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 नहीं। क्या ये किसी अरब मुल्क ने तंजन कहा है पाकिस्तान के बारे में? क्या अमेरिकी ने? कि तंजन, ये तंज है ना, ये तो गाली है किसी मुल्क के लिए। हुकूमत खुद कह रही है, कोई दुश्मन आप पे ताना नहीं मार रहा। ये हुकूमत कह रही है कि बिलावल भुट्टो जो अपोजिशन की पार्टी है वो अमेरिका से पाकिस्तान की हुकूमत मांगने जा रहा है। तो इनसे पूछो तुम वहां से मांग के लाए थे, क्या कह रहे हो तुम? इस बात का मतलब क्या है, समझाओ ना जरा। दूसरी बात, ये सलमान आबिद साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया, सियासतदान मौका परस्त भी होते हैं। सियासत में कोई चीज़ मुस्तकिल भी नहीं होती, ना दोस्ती ना दुश्मनी। सवाल ये है कि ये आसिफ जरदारी हों या ये बिलावल हों या ये नवाज शरीफ हों या मरियम नवाज हों, ये जो जिन लोगों से ये बात कर रहे हैं, आसिफ जरदारी के पास तो 1 या 2 4 6 वोट 10 बाकी होंगे। नवाज शरीफ के साथ भी कोई वो जो भी है सामने खड़ा है, अपने वोट बैंक के साथ सामने खड़ा है, फजलुर रहमान हो, असवंद हो, कोई हो। सवाल है कि जिन लोगों से ये गुफ्तगू की जाती है, जिन लोगों के करीब आने के लिए ये दौड़ें लग रही हैं, उन लोगों को ये मैंडेट किसने दिया है कि वो उनके साथ सियासी मुज़ाकरात करें? कानून ने उनको ये मैंडेट दिया है, उनके सर्विस मैनुअल ने उनको ये मैंडेट दिया है, पार्लियामेंट ने उनको ये मैंडेट दिया है, आईन ने उनको ये मैंडेट दिया है। क्या उनकी जिम्मेदारियां ऑफिशियली अहाता करती हैं उन तमाम कार्रवाइयों का जो ये कर रहे हैं?
जब नहीं करती और ये सब कुछ हो रहा है तो गाली फिर सियासतदान के हिस्से में सिर्फ नहीं आएगी, माफ कीजिएगा, ये फिर हर जगह तनकीद आएगी और उसके नतीजा निकलेगा। मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि नतीजा निकलेगा, यानी मैं और आप जिन फिरोई बहसों में उलझे हुए हैं, इन बहसों से मैं और आप तो वक्त जाया करेंगे, लेकिन जो बाकी दुनिया है वहां कोई वक्त जाया नहीं हो रहा, वो अपना काम कर रहे हैं। अब आफतों के बढ़ते सिपा सलार, अब अंदाजा लगाएं ना कि सबसे इराक की जंग हुई अभी यहाँ पे पिछले दिनों, उस पर फिर वो लंदन में शोर यहाँ मचा हुआ था। मुझे आप बताइए कितने बड़े मुजाहरे लंदन में हुए, जितनी क्रिटिक है आज तक टोनी ब्लेयर पे आ रही है। आपको पता है कि ब्रिटिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम उसको क्या था? आपको पता है कि इराक में जो कमांडर थे ऑपरेशनल, जो फील्ड इंचार्ज थे ब्रिटिश यानी जो ऑफिशियल्स आर्मी के, उनके लोगों के नाम क्या थे, वो क्या काम कर रहे थे? कोई कहीं उनका कोई जिक्र आपने कभी सुना? कोई ब्रिटिश यानी आर्मी का कोई लेना देना? सारी की सारी तनकीद टोनी ब्लेयर पे, और यही होना चाहिए क्योंकि बरतानिया की जमहूरियत का इस्तेकाम इसी बात में है कि वो इलेक्टेड आदमी है जिसने फैसला किया था। अब उसने कितने किस हद तक जिम्मेदार था नहीं था, लेकिन फैसला उसका है। यही सवाल भी उसी से होना चाहिए। अदरवाइज अरसलान, अदरवाइज मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस निजाम से बेहतर फिर एक मार्शल लॉ है जिसमें पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के रहने वाले सबको पता हो कि पावर कौन है, डील कौन कर रहा है, इंचार्ज कौन है, ताकि जिम्मेदारी की कतई जिसकी जो है ना उसकी आप तयन कर सकें कि है किस। बिल्कुल सही है सर पॉइंट आ गया। मैं जरा सलमान आबिद साहब से भी इसी बात पर, ये अमेरिका वाली बात पर जरा राय ले लूं, फिर हमने जो इनखला है अफगानिस्तान से एक कमेंट उस पर भी लेना है। सलमान आबिद साहब, ये क्या मामला है कि अमेरिका इससे इक़्तिदार, मतलब ये कब गए थे, कब लेकर आए, और माजी में क्या अमेरिका इक़्तिदार देता रहे सबको? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनती रही हैं उसमें अमरीकी असर व नफूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, नाजी साहब भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, अब बिलावल का जो दौरा है ना अमेरिका का, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई 2023 के इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ तय होनी है। बात यह है कि बिलावल साहब अमेरिका के अंदर जा रहे हैं, वहाँ यकीनी तौर पे वो इन्फ्लुएंस करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को, अपने आप को एक मुतबादल के तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं उसमें जो डेफिसिट है, उसमें अगर कोई ये समझ रहा है कि एक साल के अंदर अंदर अमेरिका का कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी के दरमियान आएगा, मैं कम अज़ कम उसको नहीं मानता। अच्छा, अब हुकूमत का मसला ये है कि हुकूमत के अंदर एक पहले से जिसे कहते हैं ना सेल्फ खौफ आ जाता है, उनको लगता है शायद ये कोई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है जिसके तहत बिलावल साहब वहाँ पर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो बन सकती है, लेकिन यहाँ तो ये सूरत हाल है कि अमरीकी सदर जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से या आर्मी चीफ से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की ख्वाहिश पे बिलावल को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना देगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऐसे ताने बाने हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार आएगा उसमें जब तक पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना वोट ही नहीं इकट्ठा कर सकेगी, वोट ही नहीं बैंक पैदा नहीं करेगी, तो क्या अमेरिका ने आके यहाँ पे वोट डालने हैं? यहाँ तो 250-250 वोट निकल रहे हैं पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो इलेक्शन होते हैं उसमें पीपल्स पार्टी को, तो बाकी 2 लाख वोट क्या वहाँ से अमेरिका ने भेजने हैं जो डाले जाएंगे? मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर वो हुकूमत बनाने में बिल्कुल सही। सलमान आबिद साहब ने राइटली सेड, लेकिन कुछ फोकस तो इस तरफ किया है। हाल ही में होने वाली जो मुलाकात थी परवेज़ इलाही साहब से आसिफ अली जरदारी साहब की, और फिर उन्होंने कहा जी यहाँ से जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी एक फ़हरिस्त तैयार की जाए, जो वापस आना चाहते हैं उनको लाया जाए, जो नाराज़ हैं उनको मनाया जाए। तो कुछ ना कुछ कोशिश तो है पीपल्स पार्टी की, यकीनन पंजाब की साइड पे भी। मैं नाजी साहब, ज़रा जो ये इनखला हुआ है कामल, जिस तरह से बगराम एयरबेस को छोड़ा गया है, पूरी दुनिया में एक तमाशा बन गया। कैसे देखते हैं आप इसे? शिकस्त भी है अमेरिका की, इतने साल भी ज़ाया किए, अमेरिका नहीं बल्कि पूरे के पूरे नेटो फोर्सेस की शिकस्त। देखिए, ये एक पहलू है जिसको आप शिकस्त कह रहे हैं, एक तरह से यस बिल्कुल है, लेकिन दूसरी तरफ से देखें कि जिसको आप फतहयाब कह रहे हैं उनके हालात क्या हैं और जिनको शिकस्त हुई है उनके हालात क्या हैं, यानी वो आमदनी वगैरह के एतबार से या वगैरह। अच्छा, अब बात ये है कि ये शुक्र है कि आपने सवाल उठाया। अब आप ये देखिए कि वहाँ पे जो यानी अमेरिका की ज़ल्मे खलीलजाद का कंटिन्यू करना बाइडन के आने के बाद, अमेरिकन प्रेसिडेंट का पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इस हद तक इग्नोर करना कि बार बार की दरखास्तों के बावजूद मुबारकबाद का फ़ोन सुनने तक यानी वो तैयार नहीं है। और खान साहब चूँकि खुद एक सारी ज़िंदगी उन्होंने हीरो की गुजारी हुई है, उनको इस तरह की जो यानी पॉलिसी डिसीजंस हैं वो उनको ज़ाती इंसल्ट लगता है, जिसकी वजह से फिर वो जो रिएक्ट अभी हाल ही में उन्होंने किया वो आपने देखा, सारा कुछ उठा के चीन को, और वो
अमेरिका के वो अजीबोगरीब और एब्सोल्युटली नॉट ये गुस्से का वो इजहार कर रहे हैं। हालांकि इसकी जो प्राइस है वो खान साहब को ज़ाती तौर पे नहीं करनी, ये आपको और मुझे करनी है इसका जो भी है। लेकिन ये जो कहा ना, ये जो अभी हमने बात की कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से या अमेरिकन प्रेसिडेंट का राब्ता वज़ीर आज़म इमरान खान से नहीं हुआ, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जो दूसरा नाम इन्होंने लिया कि अगर जनरल बाजवा से कोई बात हुई हो अमेरिकन प्रेसिडेंट के किसी नुमाइंदे की और कोई अंडरस्टैंडिंग अगर हुई भी है, तो वो खबर शाह साहब हमें सुना सकते हैं। मेरे और सलमान आबिद के पास पाकिस्तान के अंदर से तो ये खबर नहीं आएगी। हाँ, अमेरिका में अगर 6 साल 10 साल बाद कोई किताब लिखे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके राब्ते पाकिस्तान के साथ नहीं है, बिल्कुल हैं, और वो GHQ के साथ डेफिनेटली हैं। और हाँ, खान साहब को वो संजीदा नहीं ले रहे। और मेरा उस पर गुमान और ख़दशा ये है कि मुमकिन है कि हमारी ही जानिब से ये फरमाइश गई हो कि अगर आपने मामलात को प्रोफेशनल और सीरियस आगे बढ़ाना है तो हमारे जो सिविलियन क़यादत है वो हमारा एक थोड़े जज्बाती से प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ ज़रा रब्ता ना रखा जाए, क्योंकि वो मामलात को एक ऐसी जगह पे यानी पहुंचा सकते हैं कि हम सबके लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन ये खान साहब ने वैसे भी कर दिया है, क्योंकि अब जो पोजीशन उन्होंने ले ली है इंडिया पे, अफगानिस्तान पे, अमेरिका में, तो उनके लिए कम से कम कहने सुनने की हद तक तो उन्होंने काफ़ी माहौल को गरमाया है। ऑन द ग्राउंड उसका क्या निकलेगा, ये अलबत्ता मैं इसके कहने से कासिर हूँ। ये बात मैं आखिरी ज़रूर बता दूँ आपको रसलान, आखिरी बात सुन लें जी सर। दिसंबर में, नवंबर में हमारे यहाँ एक हमारे मौज़ूआत और होंगे। हमारे यहाँ एक अल्लाह ना करे जो हालात मैं देख रहा हूँ, जो स्पिल ओवर आना है, जिस तरह से गलियों सड़कों मोहल्लों में जो होना है ना, वो अच्छी मुझे नहीं लगता कि होगा। इस उम्मीद पे कभी पॉलिसी नहीं बनती, हकीकत को देखकर बनती है। मेरा ख्याल है कि अब हमें एक कहना चाहिए ना, मुतनाज़ा क़यादत, लीडरशिप, कंट्रोवर्शियल लीडरशिप, जो लोग उसके ही खिलाफ खड़े हुए लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ बात सुनना पसंद करते हैं, वो लीडरशिप इस क्राइसिस में हमारा क्या हाल करेगी। तारीख भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से। बस अब मैं बात खत्म। सलमान आबिद साहब, सर क्या राय होगी आपकी, जो इनखला है अमेरिका का, ज़रा प्रिसाइजली बताइएगा, वक्त मेरे पास महदूद है, बस सिर्फ आपका कमेंट लेना चाहूँगा। जी, मैं तो बड़ी बुनियादी सी बात करूंगा। आपको याद होगा कि अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि पहले दफ़ा हम कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन किए बगैर वहाँ से चले गए थे। और अब भी अमेरिका की सबसे बड़ी गलती, नाकामी यह है कि वो इस पूरे खित्ते को, अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते को एक बदमनी के तौर पर छोड़ के जा रहा है। और कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अमेरिका समेत नाटो के पास नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है ये अमेरिकन फेलियर भी है कि उसके पास कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं था जिसकी बुनियाद पे वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक काबिल कबूल जो है हुकूमत बना सकता, अमन पैदा कर सकता और इस खित्ते की सियासत को मुस्तहकम कर सकता। तो मैं तो बुनियादी तौर पर यह कह रहा हूं कि आज जो अफ़गान हुकूमत कर रही है, अफ़गान तालिबान कर रहे हैं, जो अमेरिका ने किया है, ये बुनियादी तौर पर यह अमेरिका की मजमूई पॉलिसी का फेलियर है कि वो इस पूरे खित्ते को एक बदमनी की सियासत के ऊपर, इंतशार की सियासत के ऊपर छोड़ के जा रहा है। राइटली सेट, पॉइंट टेकन। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।